हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा, हमने जो फर्स्ट चैप्टर किया था डेवलपमेंट, वो आपको याद होगा। डेवलपमेंट में हमने डेवलपमेंट की बात की थी, डेवलपमेंटल गोल्स की बात की थी, नेशनल डेवलपमेंट की बात की थी, इनकम क्राइटेरिया की बात की थी, पब्लिक फैसिलिटीज़ की बात की थी हमने, और सबसे बड़ी बात हमने HDI की थी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और लास्ट जो पॉइंट हमने रखा था वो था सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। जब विकास की बात हो जाती है या डेवलपमेंट की बात हो जाती है, तब हम लोग यहाँ पर दूसरा जो चैप्टर जो है हमारा, उसमें हम लोग बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर, जो हमारा सेकंड चैप्टर है, दैट इज़ द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी, भारत के अर्थव्यवस्था के जो सेक्टर्स हैं, भाग हैं, वो कितने हैं। छोटी क्लासों से आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि हमारे पास 3 सेक्टर्स हैं, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है और सेकेंडरी सेक्टर है, ठीक है ना। तो आज हम लोग इसी के बारे में अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो 3 सेक्टर की बात करते हैं, तो हम उसको कंपेयर भी तो करेंगे ना, कौन सा सेक्टर बढ़िया है आज की तारीख में। एक समय था जिस समय सब लोग कहते थे कि इंडियन ऑक्यूपेशन जो है एग्रीकल्चर है, एंड मोर देन 70% और यू कैन से 70% पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। लेकिन पिछले कुछ सालों का मतलब एक डिकेड मान लो आप, 10 साल का पीरियड, हमारा परसेंटेज एग्रीकल्चर का घटा है। नाउ इट इज़ अराउंड 63%। क्यों हुआ? कभी सोचा आपने ऐसा क्यों हुआ? लोग एग्रीकल्चर से छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? द पीपल्स आर मूविंग फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी और टर्शरी। मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर माइग्रेटिंग फ्रॉम देयर विलेज आइदर इन सेकेंडरी और इन टर्शरी बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ द मानसून, बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ द मानसून, ठीक है ना। तो बेटा, अब आप देखिए इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे उसका कंटेंट देखिए, कंटेंट क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना। इसके ऊपर छोटे से नोट्स बनाए मैंने आपके। नेक्स्ट जो है इसके अंतर्गत जो हम लोग पढ़ेंगे वो है प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, सेकेंडरी सेक्टर जिसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, नेक्स्ट इज द टर्शरी सेक्टर जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जो हम लोग नेक्स्ट चीज़ जो पढ़ेंगे हम लोग, दैट इज़ द कंपेयरिंग ऑफ द 3 सेक्टर्स। भैया, जब सेक्टर्स की बात करोगे तो इनको कंपेयर करोगे कि नहीं करोगे? तुलना कैसे करोगे? कौन सा बढ़िया है ये पता कैसे चलेगा हमको? आप कोशिश करके देखिए ना, आप मान के चलें, हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा सेक्टर आज की तारीख में सबसे बढ़िया सेक्टर माना जाता है? कोई कहेगा प्राइमरी बढ़िया है, कोई कहेगा सेकेंडरी बढ़िया है, कोई कहेगा टर्शरी बढ़िया है। भाई, टर्शरी को तो सब लोग बढ़िया कहेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ तो फिक्स सैलरी है, सैलरी तो मिलनी है, आपको पेड वर्किंग लिए डेज मिलते हैं, लीव मिलती है। क्या प्राइमरी में ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसके अलावा जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, दैट इज द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। आज की तारीख में टर्शरी सेक्टर दिन प्रतिदिन ग्रो करता जा रहा है, डेवलप करता जा रहा है, राइज करता जा रहा है। क्या कारण है इसके? क्यों कर रहा है राइज? लोग क्यों टर्शरी सेक्टर को प्रेफरेंस दे रहे हैं सबसे ज़्यादा? प्राइमरी को क्यों नहीं दे रहे? सिर्फ टर्शरी को क्यों दे रहे हैं? तो इसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आता है बेटा हमारा, दैट इज़ द अंडर एम्प्लॉयमेंट। दैट इज़ द अंडर एम्प्लॉयमेंट, जिसको हमने
बेरोजगारी भी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेरोजगारी भी कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना। अगला जो है बेटा हमारे पास वो है क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट। किस प्रकार से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के अवसर प्रदान कर सकते हैं या पैदा कर सकते हैं रोज़गार के अवसर, है ना। नेक्स्ट बेटा जो पॉइंट इसमें हम लोग ने ऐड किया है वो है मनरेगा। वो क्या है? मनरेगा, जिसको हम लोग पहले नरेगा के नाम से जानते थे। नरेगा 2005 NREGA, उसको हमने मनरेगा कर दिया अब 2005, है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटेड एक्ट, ठीक है ना। इसके बाद बेटा अगर हम देखें तो अगला पॉइंट है हमारे पास है डिवीज़न ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। भैया सबसे बड़ी बात है हमारे पास दो ही पार्ट हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड पार्ट है, एक अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट है। भैया जो लोग ऑफिस में काम करते हैं या दफ्तरों में कह लो या MR का जॉब करते हैं या कोई भी जॉब करते हो, वो ऑर्गेनाइज्ड है। सारी सी फैसिलिटी मिलती है, हेल्थ फैसिलिटी मिलती है, पेड लीव मिलती हैं, आपको वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है, टाइम से आना टाइम से जाना, ओवर टाइम का पैसा मिलता है, ठीक है ना। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत आता है। लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास अगला है वो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो हमारे पास आते हैं जैसे कि मजदूर है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। भैया उसकी तबीयत सही नहीं है, काम पे नहीं गया तो पैसा नहीं मिलेगा, बीमार पड़ गया तो उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा अगर उसके पास अपना जमा पूंजी नहीं है। तो इस चैप्टर में हम सब लोग के बारे में बात करेंगे, सारे सेक्टर के लोगों के बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे क्या क्या उनके साथ प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट है बेटा हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। भैया एक बात बताओ, हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करेंगे लेबर को या कोई भी है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? आपने सुना होगा आज की तारीख में हर जगह यूनियन बनने लग गई है ना, लेबर यूनियन जिसको हम कहते हैं लेबर यूनियन, मजदूर यूनियन, है ना, जो उनके हितों के लिए काम करती हैं। ठीक है, इसमें NGOs भी आ जाती हैं। कई NGOs ऐसी हैं जो इनकी हेल्प करती हैं, इनके लिए काम करती हैं। तो बेटा अब हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें नेक्स्ट है दैट सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा आता है। एक ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज के ऊपर आता है, एक सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। इसको हम लोग ने दो पार्ट में बांटा है। कितने पार्ट में बांटा है? दो पार्ट में। वैसे तो 3 पार्ट में बांटा है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 2 पार्ट बता रहा हूँ। पहला है पब्लिक, दूसरा है प्राइवेट। अब आप पूछोगे तीसरा कौन सा होता है, तो भैया दोनों को मिला लो। जब दोनों को मिला लोगे तो क्या बन जाएगा? जॉइंट सेक्टर, जिसमें पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों ही मिलके काम करते हैं, दोनों ही मिलकर के काम करते हैं। उसको हम लोग जॉइंट सेक्टर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जॉइंट सेक्टर के नाम से जानते हैं। बात समझ आ गई ना? तो ओनरशिप के आधार पर, ओनरशिप के आधार पर तो पब्लिक में बांटा है और प्राइवेट सेक्टर्स में बांटा है। अब बेटा हम लोग सबसे पहले लेते हैं 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। जब शुरुआत की है तो हम लोग पहले से शुरुआत करें 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में। 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी मैं पहले भी आपको इसको डिस्क्राइब कर चुका हूँ, अब इंडिविजुअली डिस्क्राइब कर रहा हूँ। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर की जो डेफिनेशन है उसको हम अगर कहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं दैट दिस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन्वॉल्व्स चेंजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इनटू प्राइमरी प्रोडक्ट्स। प्राकृतिक तौर पर जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं उसको हम लोग चेंज करते हैं अपने यूज़ के लिए। कैसे करते हो? मैंने आपको एक बात बताया था बहुत पहले, याद होगा
ज्योग्राफी में मैंने एक फॉर्मूला दिया था, वो भी याद होगा। क्या फॉर्मूला दिया था मैंने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में? लॉ, LAW, लॉ, लैंड, एयर एंड वाटर, जो कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है, जो कि हमारे पास क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। तो भैया एग्रीकल्चर कहाँ पर होती है? एग्रीकल्चर कहाँ पर होती है? लैंड पे ही तो होगी। और सॉइल कहाँ पाया जाता है? लैंड पे ही पाया जाता है। तो भैया इसको हमने चेंज किया, इसको हमने चेंज किया, ठीक है ना। फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, या ज़मीन से ऑयल निकालना या गैस, ये सब हमारे प्राइमरी सेक्टर के पार्ट हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर में आपके लिए पॉइंट बनाए हैं दैट व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। हम लोग जब किसी चीज़ का एक्सप्लॉइटिंग करते हैं नेचुरल रिसोर्स का, तो वो एक पार्ट होता है प्राइमरी सेक्टर का। भैया कोयला निकाल रहे हो, खान खोद करके एक्सप्लॉइटिंग हो रहा है, माइनिंग हो रहा है, ठीक है ना, वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, कोयला निकालना भी, ठीक है। दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। तो भैया एक बात सुनो, प्राइमरी सेक्टर बेस है सबका, चाहे वो सेकेंडरी हो चाहे वो टर्शरी हो। जब तक प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा सेकेंडरी सेक्टर कुछ नहीं कर सकता। सोच के देखो ना, कर लेगा कुछ? भैया एग्रीकल्चर ही नहीं होगा तो खाना क्या खाओगे? मिनरल्स नहीं निकलेंगे तो क्या कोई प्रोडक्ट बन जाएगा? कुछ बना सकते हो? ऑयल नहीं निकलेगा तो क्या गाड़ियाँ चल जाएंगी? तो भैया जो भी चीज़ आज हमारे पास उपलब्ध है वो प्राइमरी के माध्यम से ही है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द बेस ऑफ फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स, ठीक ना। नेक्स्ट, कॉटन एंड मिल्क आर एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर। कपड़े पहन रहे हो ना, कपड़ा किससे बनता है? धागे से। धागा किससे बनता है? कॉटन से, ठीक ना। कॉटन कहाँ से होती है? एग्रीकल्चर से। तो भैया बात तो एग्रीकल्चर की आ गई कि नहीं आई? हाँ, मिल्क की बात करो, मिल्क भी हमारा डेयरी प्रोडक्ट है, किसी न किसी तरीके से वो भी एग्रीकल्चर से जुड़ा है। जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं, काउस, बफेलोज, ये चारा खाती हैं, ये कहाँ से आएगा? एग्रीकल्चर से ही आएगा। नेक्स्ट है बेटा, सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, dairy, fishing, forestry. So these sectors is also called the agriculture or related sectors. Agriculture और related sector. अब बेटा एक बात सुनो, जो इस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं that these are broadly grouped as primary और agriculture sector, ठीक है ना। सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, ठीक है ना। जो हमने अभी शुरू में बात किया था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तो उसमें जो हमने पहला पार्ट अभी किया है वो है प्राइमरी। कौन सा पार्ट किया हमने? प्राइमरी, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है सेकेंडरी सेक्टर का। किसका आता है? सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर किससे कहते हैं? सेकेंडरी सेक्टर हम लोग किससे कहते हैं? सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर है जो प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड करता है। जब तक प्राइमरी सेक्टर कुछ नहीं देगा तब तक सेकेंडरी सेक्टर कुछ नहीं कर सकता, तब तक सेकेंडरी सेक्टर कुछ नहीं कर सकता। मैंने यहाँ पर ये 2 लाइन में लिखी है, 2-2.5 लाइन लिखी है, देखिए। द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। अब ध्यान से सुनो, प्राइमरी में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कॉटन का, इसमें मैं एग्जांपल देता हूं शुगर केन का। भैया शुगर केन, जिसको हम गन्ना कहते हैं, गन्ना खाते हैं ना, गन्ना खाते हैं हम लोग,
और गर्मियों में उसका जूस भी पीते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्या आपको मालूम है शुगर केन जो है वो हमको कितनी चीज़ें प्रोवाइड कराता है? सोचो जल्दी से, कितनी चीज़ें प्रोवाइड कराता है? सोच लिया? चलिए मैं बताता हूँ। एक तो शुगर है कि ना, चीनी जिसको बोलते हैं हम लोग, चीनी चाय में डालते हैं, बूरा, शक्कर, खांड, गुड़, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको शुगर केन से प्राप्त होती है, जो हमको शुगर केन से प्राप्त होती है। तो आप बताइए, जब तक ये वहाँ से एग्रीकल्चर पर नहीं होगा, उगाएंगे नहीं हम लोग, क्या तब तक हम लोग सेकेंडरी सेक्टर वाले कुछ बना लेंगे? इससे नहीं बना पाएंगे। सो दिस इज द एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आर कवर्ड इन सेकेंडरी सेक्टर। यहाँ पर हम लोग दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं यार्न का। अभी मैंने प्राइमरी में बात किया था कॉटन का, जिससे कपड़ा बनता है। भाई कॉटन से धागा बना, धागे से कपड़ा बनेगा, ठीक है ना। ये हमारे इसके पार्ट है। अगला सेक्टर आता है बेटा हमारा, अगला सेक्टर आता है वो है टर्शरी सेक्टर। कौन सा सेक्टर है? टर्शरी सेक्टर। दिस इज द सेक्टर which neither produce nor manufacture anything but they provide services, ना तो ये कुछ उगाता है ना कुछ ये बनाता है, बल्कि उनकी जगह पर ये क्या करता है? अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। क्या करता है? अपनी सर्विस प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर मैंने लिखा है आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी there is a third category of activities that fall under tertiary sector and is different in the above two. Different तो है ही, ना तो ये कुछ उगाता है, प्रोड्यूस करता है, ना मैन्युफैक्चर करता है। तो भैया सबसे अलग काम कर रहा है ना, जिसको हम टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। वो क्या काम कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। क्या काम कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। These are the activities that help in the development of the primary and the secondary sectors. These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or a support for the production process. हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। सामान उगाया, उस सामान को लाने ले जाने के लिए हमको किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? सोच के देखो, किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? क्या सामान अपने आप बाजार में पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा ना। तो भैया दिमाग में नाम आ गया ना, ट्रांसपोर्टेशन। किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्टेशन। बगैर ट्रांसपोर्टेशन के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सो दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विस, दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विस, ठीक है ना। सो for example, goods are produced in the primary or secondary sector which need to be transported by trucks or trains and then sold in wholesale and retail shop. सामान गांव से ट्रांसपोर्ट होता है, शहरों में आता है। शहरों में बल्क में कौन रखता है? होलसेलर्स रखते हैं। उसके बाद वो रिटेलर्स के पास पहुंचता है और रिटेलर्स के बाद कंज्यूमर्स पर पहुंचता है, कंज्यूमर के पास पहुंचता है। यही तो प्रक्रिया है पूरी। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने जो लिखा है बेटा, दैट ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, communication, banking, trade are some examples of tertiary activities. Since these activities generate service rather than goods. मैंने अभी बताया ना, ना तो कोई प्रोडक्शन करता है ना मैन्युफैक्चर करता है, बल्कि अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है। दैट इज वाई दिस सेक्टर इज नोन एज द टर्शरी सेक्टर। दैट इज वाई दिस सेक्टर इज नोन एज द टर्शरी सेक्टर। लास्ट में बेटा मैंने क्या लिखा है? दैट सर्विस सेक्टर आर ऑल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विसेज
which may not directly help in the production of goods. For example, we require teachers, doctors, and those who provide personal services such as washermen, barbers, cobblers, lawyers, and people to do administrative and accounting work. बेटा ये लाइन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही होगी, नहीं समझ आई मेरी बात? मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ कर दिया ना, कंफ्यूज कर रही होगी, है ना? चलो मैं इसको बता देता हूँ। बचपन का मतलब जब से आपने एसएस पढ़नी शुरू की होगी 6 क्लास से, आपने 3 ही सेक्टर के बारे में पढ़ा होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, सेक्टर, टर्शरी। इसको हम लोग सेक्टर भी बोलते हैं, इसको ऑक्यूपेशन भी बोलते हैं। हम लोग इसको सेक्टर्स भी बोलते हैं, ऑक्यूपेशन भी बोलते हैं, प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, टर्शरी ऑक्यूपेशन। लेकिन इसमें एक चौथा भी आता है, पता है कौन सा है? कई बुकों में लिखा हुआ नहीं होता है ये चौथा वाला। इसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रेरी सेक्टर। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रेरी सेक्टर, जिसमें टीचर्स आते हैं। जिसमें कौन आते हैं? टीचर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, लॉयर्स आते हैं। ये कॉन्ट्रेरी सेक्टर्स कहलाते हैं। कौन सा सेक्टर कहलाता है? कॉन्ट्रेरी सेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको एक नया चीज़ आज सीखने को मिला, कॉन्ट्रेरी। अभी तक आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी पढ़ा था, आज आपको एक नया वर्ड बताया मैंने, कॉन्ट्रेरी। बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया है। हो सकता है कि अब नई बुक्स में ये वर्ड आ रहा हो, कुछ बुक्स में वर्ड आने लगे हैं, लेकिन पहले नहीं आते थे। दूसरी बात, जब हमने इतना कर लिया तो एक चीज़ लास्ट में जो हमको करना है वो ये है, तो बेटा यहाँ पर एक वर्ड जिसको मैं जोड़ूंगा, यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड। हमने 3 सेक्टर के बारे में पढ़ा अभी तक। कौन कौन सा पढ़ा? प्राइमरी पढ़ा, सेकेंडरी पढ़ा, टर्शरी पढ़ा। अब बेटा एक बात सोचो कि आप लोगों ने 3 सेक्टर तो पढ़ लिए, लेकिन क्या इनमें से किसी को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते ना भाई, मुझे तो लगता है नहीं कर सकते। आप टर्शरी को अलग कर लो, क्या टर्शरी अकेला कुछ कर लेगा? नहीं कर पाएगा। सेकेंडरी को अलग कर लो, चलो, जब तक सेकेंडरी नहीं होगा कोई चीज़ बन जाएगी हमारे पास? नहीं बन पाएगी। चलो प्राइमरी को अलग कर लो, आप लोग सोच के देखो, आप मान लो थोड़ी देर के लिए प्राइमरी को अलग कर दिया, कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जब कुछ उगेगा ही नहीं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर एक वर्ड याद रखना, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंट। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम किसी भी सेक्टर को ये नहीं बोल सकते ये इंडिपेंडेंट है। कोई भी सेक्टर ले लो आप, हम उनको बोल ही नहीं सकते ये इंटरडिपेंडेंट है। यहाँ पर मैं 2-4 लाइनें आपको बता दूँ, दैट दीज आर द वेरियस लिंकेज बिटवीन सेक्टर्स। लिंक है, एक दूसरे से कनेक्ट है ये। फॉर इंस्टेंस, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। दोनों के बीच में लिंक है ट्रांसपोर्ट का, ठीक है ना? अनदर एग्जाम्पल इज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर विच इज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी सेक्टर बट कंज्यूम्ड इन प्राइमरी सेक्टर। बन कहाँ पर रहा है? सेकेंडरी में बन रहा है, और कंज्यूम कौन कर रहा है? प्राइमरी सेक्टर कंज्यूम कर रहा है। एज एग्रीकल्चर हैज डेवलप्ड इन द फास्ट फ्यू ईयर्स, इट हैज इंक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ द फार्मर्स। आज किसान इन चीज़ों को खरीदने की ताकत रखता है अपने पास, केमिकल फर्टिलाइजर्स को, पेस्टिसाइड्स को खरीदने की ताकत रखता है, विच इन टर्न हैज़ promoted activities in the secondary and tertiary sector. Hence, economic activities are highly interdependent
टू वन अनदर, एक दूसरे पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो हम अब बात करेंगे वो करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमने एक चीज़ देखा अभी तक कि कैसे इंटरडिपेंड करती है, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं उसमें बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंट की। दैट इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ फार्मर रिफ्यूज टू सेल शुगर केन टू अ पर्टिकुलर शुगर मिल। क्या होगा अगर एक किसान ने कह दिया मैं तो गन्ना नहीं बेचूंगा शुगर मिल को, फिर क्या होगा? द मिल विल हैव टू शट डाउन। आखिर में मिल को बंद ही होना पड़ेगा ना, बंद ही करना पड़ेगा। जब गन्ना ही नहीं मिलेगा उनको तो बंद करना पड़ेगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर बीइंग डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी। ये आपको मैंने एग्जाम्पल दिया। तो बेटा आज हमने सेक्टर्स को किया है, ठीक है ना। आप इसको देखिए, इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। डिफाइन द टर्म सेकेंडरी सेक्टर, डिफाइन द टर्म प्राइमरी सेक्टर, डिफाइन द टर्म टर्शियरी सेक्टर, ठीक है ना। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड टर्शियरी सेक्टर, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, ब्रीफली एक्सप्लेन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंटरडिपेंडेंट ऑफ द सेक्टर्स, ठीक है ना, या गिव एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंट, ठीक है ना। ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं आपके इसमें जो आप इसको आपसे पूछे जा सकते हैं बोर्ड में। तो आप जब इस चैप्टर्स को रीड करें तो पढ़ें तो इनको बड़े ध्यान से देखें, इन पर क्वेश्चंस पक्का आता है, ठीक है ना। इनको